एक्चुअली है क्या है आज माफिया? पुणे शहर में सर्वे नंबर 62 प्लॉट नंबर 14 बोपोडी पुणे, यहाँ की एक 15 एकड़ ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है। ये सरकारी ज़मीन करीबन 1883 से सरकार के पास है। उसके पहले से भी ये सरकारी ज़मीन है। उसके पहले पेशवे यहाँ काम करते हैं। पेशवा का राज था। वो पेशवे का जहाँ राज था तो पेशवाई के कार्यकाल में एक विद्वान साहब नाम की फैमिली थी और एक भट्ट नाम की फैमिली थी। वो भट्ट फैमिली को अपने जिंदगी भर के उदार निर्वाह के लिए ज़मीन दी गई थी और ये शर्त पर दी कि अगली पीढ़ी तक आपको ये ज़मीन आपके साथ आपके पास रह सकती है जब तक के नहीं आपको लड़का नहीं पैदा होगा। मुझे लड़का पैदा होगा तो आपकी होगी, लड़की हुई तो आपकी नहीं रहेगी। ये शर्त उसमें रखी गई थी। बाद में उसको घर में बच्चा पैदा नहीं, लड़का पैदा नहीं हुआ, लड़की पैदा हुई, वो सरकार जमा हो गई। उसके बाद में ये ज़मीन जो है 1883 में पेशवाई के कार्यकाल में सरकार में जमा कर दी है। प्रांतिक सरकार थी, सरकार के बाद जमा हो गई और वही ज़मीन जो है 1883 में जमा हो गई। तो 1920 में ये ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ऐसा डिपार्टमेंट को दी गई है। अच्छा, इसके बाद में ये ज़मीन उस समय से तो आज तक ये ज़मीन जो है गवर्नमेंट की ज़मीन है, एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़मीन है और ये ज़मीन के ऊपर बहुत ये हार्ट ऑफ द सिटी ज़मीन है। इसके ऊपर ये सर्वे नंबर के ऊपर बहुत लोगों के नज़र थी कि ज़मीन अपने हड़प करना चाहिए। तो इसके लिए कोई बनावट कागज पत्र ये विनोद फैमिली ने और ये हेमंत गावंडे नाम का एक आदमी है, उसकी विजन प्रॉपर्टीज ऐसी एक करके कंपनी है। ये विजन प्रॉपर्टी कंपनी ने दोनों ने मिलकर एक बनावट कागज पत्र तैयार किए और उन्होंने पहले ये कोशिश की कि पूर्ण मुख्तियार पत्र तैयार करके इसकी पहली कोशिश रही कि सारी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी है और इसमें तो बांधकाम है, इसमें ये और भी जगह है और जो ज़मीन है उसमें कुछ रिजर्वेशन भी था पुणे महानगर पालिका के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसके ऊपर का टीडीआर हम लोगों को मिलना चाहिए। तो पुणे महानगर पालिका में इसके बारे में एक प्रसाद वाघमारे करके उनका इंजीनियर है, उसको हाथ में पकड़ के इन्होंने टीडीआर का एक प्रस्ताव पहले तैयार किया। फिर टीडीआर के लिए करीब करीब ये प्रस्ताव मंजूर होने तक आया। गलत कागज पत्र, सारे बोगस बनावट कागज पत्र, इसको साथ में लेकर कुछ अधिकारियों को हाथ में लेकर अपने साथ में लेकर इन्होंने जो प्रस्ताव टीडीआर मंजूर होने तक पुणे महानगर पालिका तक दिया और करीब ये मंजूर होने वाला था। उस समय हम अपोजिशन में थे, मैं अपोजिशन लीडर था, देवेंद्र जी मेरे साथ थे। उस समय हमारे पास जब एक कंपनी में रविंद्र मराठे करके माहिती कार्यकर्ता था, उसने सारे कागजात हमारे पास लेके आए और बताया कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। तो महाराष्ट्र के असेंबली में मैंने खुद ये क्वेश्चन उठाया था सरकार के सामने कि बोगस हो रहा है, टीडीआर देना रोकना चाहिए। फिर देवेंद्र जी ने भी इसके ऊपर यही मांग की थी महाराष्ट्र के असेंबली ने कि भाई ये गलत हो रहा है, इसकी जांच होना चाहिए और ये टीडीआर नहीं देना चाहिए। वो वहाँ प्रकरण रुक गया था, सरकार ने इसके इंक्वायरी के आदेश दे दिए थे। बाद में ये हुआ कि जब ये सारा चल रहा था उसी समय इन्होंने ये ज़मीन मुझे हमको मिलना चाहिए, इसलिए जिलाधिकारी पुणे इनके तरफ मांग के कि हमारा ऐसी ऐसी ज़मीन है, हम कूड़ इसके है और ये ज़मीन हमको पेशवे ने दी थी, हमारे पर अंग्रेज़ों के कालखंड से हमारी है और हम लोगों को वो वापस मिलना चाहिए। अब उन्होंने ये किया कि वापस मिलना चाहिए, तो जिलाधिकारी ने उनका प्रस्ताव रिजेक्ट किया। फिर इसके ऊपर उन्होंने कमिश्नर के पास अपील किया, फिर कमिश्नर ने भी इसका प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने मंत्री जी के पास गए 2013 के करीब, जब 2013 के पास बाला साहब थोरात मंत्री थे तो उन्होंने भी अभी प्रस्ताव रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, सरकारी ज़मीन है, आपको ऐसा टीडीआर वीडीआर ये नहीं दे सकते, आपकी ज़मीन की मालकी नहीं हो सकती। उसके बाद में फिर 2014 में हमारी सरकार आई और हमारी सरकार आने के बाद 2015 में यही प्रस्ताव मेरे पास आया। जब मैं महसूल रेवेन्यू मिनिस्टर था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया, जब मैंने ये फाइल देखा तो मैंने ये फाइल पर रोक लगा दी। केवल नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने उसके ऊपर रोक लगा दी और ये आदेश दिया उस समय कि ज़मीन संरक्षित करना चाहिए, संरक्षण प्रोटेक्टेड।
इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये मेरे आदेश उस समय के थे। उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं बैठे, इन्होंने अपना ये चालू किया। और इसके बाद में जब सरकार में उद्धव ठाकरे जी का सरकार आया, तो जब उद्धव ठाकरे जी के सरकार के कार्यकाल में फिर इन्होंने प्रस्ताव लाया। अब प्रस्ताव लाते समय उस समय बाला साहब ठाकरे, अपने बाला साहब थोरात साहब, ये फिर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनको ये प्रस्ताव के बारे में पूरी मालूमात थी। पूरी मालूमात होने के बाद उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा प्रस्ताव चालू किया। इसके बाद पीछा नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा देखकर उन्होंने क्या किया कि वहाँ का जो तहसीलदार है, येवले करके तहसीलदार, एक तो ये येवले की ऐसा मुझे लगता है कि इसी कारण उसके येवले की वहाँ बदली की गई होगी, क्योंकि 2024 में इसकी बदली हुई। उस समय से जो प्रस्ताव येवले के सामने आया, इन्होंने लगाया कि हम लोगों की ज़मीन मिलनी चाहिए, हम कूड़े और हम लोगों को मिलनी चाहिए। वो येवले नाम के तहसीलदार ने ये सारा का सारा व्यवहार जो है, ये इंक्वायरी लगाई, इसकी है ज़मीन है कि नहीं। वो इंक्वायरी मुझे करने के लिए उन्होंने इसको ज़मीन देने के लिए सभी लोग जो संबंधित थे उनको बुलाया। उसमें एग्रीकल्चर कॉलेज के जो हमारे आदमी थे संबंधित, उनको भी बुलाया। तो जब एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑफिसर्स ने वहाँ बोला कि हमारी ज़मीन है, ये इनको नहीं दे सकते आप, ये ज़मीन के बारे में ये जब महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेडर्स को दिया है, जैसे के तैसे पैसा दिया है। इसके बारे में 2015 में जब मैं मंत्री था, तो 2015 में मैंने बताया था हमारे डीन साहब को, जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन थे, कि इसके ऊपर एफआईआर दाखिल करो। तो 2015 में एफआईआर दाखिल किया गया, मैंने दाखिल करने लगाया। जमीन हड़पने के बारे में बनावट कागज पत्र तैयार करने के हेमंत गावड़े के विरुद्ध हमने दाखिल किया, एफआईआर भी दाखिल हुआ। उसके बाद में 16 में मैंने रेजिग्नेशन दिया जब से, तो इसकी इंक्वायरी जो एफआईआर की नहीं हुई और फिर आज तक इंक्वायरी इसकी पूरी नहीं हुई। बाद में इन्होंने ये तहसीलदार के थ्रू से ये सारी ज़मीन उनके नाम से कर दी और तहसीलदार के नाम से कर दी। एक कंपनी को उन्होंने बेच भी डाली यही ज़मीन। ये व्यवहार सारा 15 दिन में कंप्लीट हो गया। अब इसके दरमियान जब ये बात हुई कि ये जो था तहसीलदार, इसके बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट की थी कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे सरकारी ज़मीन देने का ये किया है, और इसलिए वहाँ सरकारी ज़मीन देने के लिए प्रयत्न किया, तो उसके लिए उसका सस्पेंड करना चाहिए। ऐसा पैसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वहाँ भेजा, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको सस्पेंड नहीं किया 2 महीने। उस तो 2 महीने इसलिए सस्पेंड नहीं किया शायद कि ये सारा व्यवहार कंप्लीट हो जाए। अब व्यवहार कंप्लीट होने के बाद कल उसको सस्पेंड किया गया। अगर उसको पहले ही सस्पेंड कर देते थे तो ये व्यवहार होते नहीं थे। अगर 2015 में हमने एफआईआर किया है, उसकी इंक्वायरी करते थे, तो ये सारी बातें होती नहीं थी। पर जानबूझकर ये बातें हो रही है। और इसमें जो विध्वंस फैमिली है उसके साथ दिग्विजय सिंह, अमर सिंह पाटिल, ये भी एक नाम है जो अजित दादा पवार का रिलेटिव है, जो पार्थ पवार का रिलेटिव है, जो पार्थ पवार के कंपनी में भागीदार है। और अमेडा कंपनी के, अमेडिया कंपनी जो है, जो पहले केस में थी, परसों के दिन जो घपला हुआ, उसमें जो अमेडिया कंपनी थी उसमें भी वो भागीदार है। अब यह हो सकता है कि उसके लिए सारा का सारा तहसीलदार करना, तहसीलदार के ज़मीन ये करना, तो बेचना, ये हो सकता है उसके लिए किया गया होगा। और इस कारण ये 1500 करोड़ रुपए की ज़मीन है, हार्ट ऑफ द सिटी की ज़मीन है। ये करीबन 5 लाख स्क्वायर फुट, 5 लाख के ऊपर स्क्वायर फुट ज़मीन है। और ऐसी ज़मीन के लिए इतने सालों से उनका प्लानिंग चल रहा था, जो अभी सक्सेस हो गए थे, करीब करीब सक्सेस ही हो गए। तब भी इसकी इंक्वायरी हो रही है। हमारी मांग ये रही इसमें कि भाई एक तो पहली बात है, वो तहसीलदार जो है उसको सारी बातें मालूम है, किसका प्रेशर है, कि अजय दादा का है, एकनाथ खड़से का, या किसका है। तो पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसका नार्को टेस्ट करो। इंक्वायरी बाद में करते बैठो, नार्को टेस्ट में वो बता देंगे कि मुझे किसका प्रेशर है, कि उसके कहने पे हमने किया है। दूसरी बात यह है कि भाई महसूल विभाग ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये प्रस्ताव जब 2 महीने से पड़ा है, तो ये क्यों पड़ा है, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ। तीसरी बात ये है
कि ये सारा करने के लिए पुलिस अधिकारी ने इनको क्यों संरक्षण दिया। जब 2015 में हमने एफआईआर दाखिल किया है तो एफआईआर की इंक्वायरी क्यों नहीं की, आज तक क्यों नहीं की। फिर से एफआईआर जो दाखिल किया करीब करीब सेम पर एफआईआर है जो हमने 2015 में दाखिल किया था। तो इसके पीछे क्या है, पुलिस अधिकारी क्यों संरक्षण दे रहे इसको। ये सारे बातों की छानबीन होना चाहिए। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, कुछ कम नहीं है और इसके लिए सारी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। इंक्वायरी ये तो नहीं कर सकते, मैं बार बार बोलता कि सरकार ने इंक्वायरी करने से पहले जब मेरी इंक्वायरी होगी डायरेक्ट ईडी की तरफ चलेगी तो ईडी की तरफ दे दो, न्यायाधीश की तरफ दे दो। जब मेरी इंक्वायरी होगी तो दूसरे दिन हाईकोर्ट जज के पास मेरी इंक्वायरी दे दी, जबकि हालांकि मेरा कोई संबंध ही नहीं था। अब ऐसे बड़े बड़े 1500 करोड़ के घोटाले जो हो रहे हैं तो ऐसी इंक्वायरी तो तुरंत ईडी की तरफ या तुरंत न्यायाधीश की तरफ दे। मेरे यहाँ तो दूसरे दिन दे दिया था, दूसरे दिन हाईकोर्ट के जज के पास जाओ इसकी इंक्वायरी करो। तो इसका न्याय जब भी हो सकता है, सरकार इसका न्याय देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। देवेंद्र फडणवीस जी कहते कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, आप किस तरह से देवेंद्र जी कहते हैं, पर जब 2015 में एफआईआर हुआ और उन्होंने अभी तक इंक्वायरी नहीं की तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की। अब तक कार्रवाई करेंगे, ये तो हर बार देवेंद्र जी बोलते हैं, पर कितने कार्यकाल में कार्रवाई होगी, जनता के सामने प्रभाव कब आएगा ये नहीं बताते। कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो करेगी, कार्रवाई करने के बाद क्या कार्रवाई का आएगा। बार बार तो पहले भी देवेंद्र जी बोल चुके हैं, हर बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी भी होती है, 6 महीने लग जाते हैं, 6 साल हो गए, उस बाद में क्या होता है उसका। 2015 से अगर ये मामला है, आप सोचते हैं कि इसमें किसका राजकीय वरद हस्त है या आशीर्वाद? ये 2015 से नहीं है, 2009 से चालू हुआ और 2009 से चालू हुआ ऑन द रिकॉर्ड तो 2025 तक है जो गवर्नमेंट के पास जाता है। इतनी बड़ी ज़मीन कोई सामान्य आदमी, कोई आम छोटा सा आदमी इसके पीछे नहीं हो सकता, जबकि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं हो सकता। इसमें ये बात सीधी है, करोड़ों रुपए की ज़मीन हड़प करने के लिए एक आदमी भी नहीं कर सकता। ये सामूहिक मतलब संगठित गुनहगारी का एक प्रकार है। अमेडा कंपनी थी ना, अमेडा कंपनी में 1% भागीदारी होने वाले दिग्विजय पाटिल पर एफआईआर होती है, लेकिन अमेडा कंपनी के 99% भागीदारी होने वाले पार्थ पवार पर क्यों एफआईआर नहीं हो रही है, क्या लगता है? अब जब अजय दादा पवार बोलते हैं कि वह दोनों ने साइन किए इसलिए उनके ऊपर एक्शन हुई, मेरा कहना है कि दोनों के ऊपर एक्शन साइन की हो, ठीक है, तो पावर ऑफ अटर्नी होने के बाद उनका ही नाम आता है, पर पावर ऑफ अटर्नी देने के लिए जो जिम्मेदार जिनके साइन रहते उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए ना। मुझे पावर ऑफ अटर्नी मिली, 100 लोगों ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी कि प्रॉपर्टी मेरी है, 10 लोगों ने दी। इसका मतलब ये अकेले को कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उन्होंने लगता है कि जो कार्रवाई करेंगे, पावर ऑफ अटर्नी में लिखा रहता है, ये जो भी करेंगे वो हमें मान्य है, और अगर इसने गलत किया तो उसके जिम्मेदार भी हम ही रहेंगे। एक मिनट, तहसीलदार है या जो अधिकारी है उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। ये पूरा का पूरा मामला इतना जटिल है, तो इसकी इंक्वायरी होने के बाद ये और पता चल सकता है। पुणे के